अगर देखिए आपको आजादी बहुत मिली, बहुत एकदम मिली। जिसको कहते हैं ना असीम आजादी। तो वो तो लिमिटलेस। सबको मिली वहाँ, वो लिमिटलेस। सिर्फ मुझे नहीं मिली। हाँ। सिर्फ मेरे लिए तो एनडीटीवी नहीं बना था। नहीं ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन मुझे कोई स्पेशल तरीके से नहीं मिली। नहीं मैं उस पे आ रहा हूँ। पर मैं उसको अर्न जरूर किया, वहां पे ट्रस्ट जरूर अर्न किया। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ काम करता है, ये काम के बदले में इस नेता के यहाँ घूमना, उस नेता के यहाँ जाकर अपना वो बताना कि ये मुझे फोन कर रहे हैं, वो मुझे फोन कर रहे हैं। हालांकि तब भी बड़े बड़े लोग फोन किया करते थे, मैं ये बात कोई विशेष बात मुझे नजर नहीं आती थी। ठीक है, उसको कोई स्टोरी अच्छी लगी हुई तो कोई मिनिस्टर फोन कर लिया तो कर लिया। तो मुझे लगता था कि मैं जनता का के बीच से आया हूं तो मुझे उधर ही रहना चाहिए और वो संसद में वाले नहीं घूमना चाहिए। तो काम करते चला गया, तो स्टेप बाय स्टेप वो चीजें लोग फिर पीछे हटते चले गए कि मुश्किल है इसको रोकना, मतलब ये ऐसे ही करता चला जाएगा। और किसी भी दफ्तर में कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि वो जो चुपचाप करते चला जा रहा है, तो मैं कहता था मैं एक श्रेष्ठ कर्मचारी हूँ जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। बहुत कम रिसोर्स में रिपोर्टिंग करता था, बहुत कम रिसोर्स में, इसलिए दिल्ली ज्यादा घुमा ताकि मैं रिपोर्टिंग सीख सकूं, मैं काम पहले कर सकूं और फिर उस पर पैसा ज्यादा खर्च हो। बहुत सारे लोग समझते थे कि अच्छी स्टोरी का मतलब दिल्ली से बाहर जाना है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता था। वो अच्छी स्टोरी भी होती थी उनकी, कई बार बहुत अच्छी स्टोरी होती थी। तो मुझे लगा कि पहले यहां से जगह बनाते हैं। तो जब तक जगह बनाए तब तक मंदी आ गई और मेरा प्रोग्राम ही वो बहुत तरह से बंद हो गया। फिर मैं प्राइम टाइम का एंकर बन गया। रवीश की रिपोर्ट से प्राइम टाइम का जो सफर है, तो जैसे उसमें रवीश आपने जो, तो मैं अपना काम किया, तो एनडीटीवी ने वही आजादी दूसरों को भी दी है। हाँ उन्होंने अपने ढंग से आजादी का इस्तेमाल किया। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। तो वो मैंने उस आजादी में ना कहने की भी आजादी अपने ले ली कि मैं बहुत ना कहता था, बहुत ना। मतलब मैंने हाँ तो लगता है कि मैं याद करूं कि मैंने किस बात पे हाँ कही होगी, तो मुझे तो याद नहीं आता। तो जैसे उसी में मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आपने 2 शो जो किए जिसको लेकर बहुत चर्चा होती है आज भी, जो एक माइम वाला 2 किरदार बैठे, हाँ। और वो किरदार को आप एक को सत्ता का नुमाइंदा और दूसरे को ट्रोल, कुछ ऐसा शायद प्रतीकात्मक आपने किया। और आपने अपने अंदाज में कहा अच्छा आपसे सवाल भी नहीं पूछे, अच्छा सवाल पूछने के बाद नाराज हो जाते हैं, अच्छा आप ऐसे जवाब देंगे, और जो भी वो रसियन भाषा में या पता नहीं किस भाषा में दोनों बात कर रहा है। और दूसरा आपने स्क्रीन काली की, जिसको लेकर ट्रोल आर्मी समय समय पर गाहे बगाहे आपको ट्रोल भी करती है। वैसे शोज करने पर भी कभी भी किसी तरह की कोई एनडीटीवी में कोई सवाल या ऐसा क्यों किया? मैंने किसी से पूछा ही नहीं था। मैं कोई भी शो करता हूं, मैंने किसी से बात नहीं, मेरा एक ही एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं एडिटोरियल मीटिंग में कभी बैठा ही नहीं। अगर आप बहुत शुरू के छोड़ दें तो पिछले 10 साल के अगर आप मुझे माने कि मैं हूं, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं कोई किसी मैं अपना डिसाइड करता था कि आज सोमवार में क्या करूंगा, अपना शो बनाता था। हाँ, उसके रिसोर्स नहीं होते थे, उस आधार पर छोड़ देता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और शो करके घर से ऑफिस से निकल जाता था। तो किसी भी स्टेज में, और वो आदत थी, उनको लगता था ये कुछ, अगर मैं किसी से, ऐसा नहीं कि मैं किसी को चुप हूं, मतलब न्यूज फ्लोर में चलते हुए किसी से आइडिया शेयर करता था तो वो कहता था कि हाँ ऐसा करना चाहिए, मैं किसी से भी शेयर कर देता था। तो लगता अच्छा ये करना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें कैसा लगता है, ठीक है ऐसा कर सकते हैं ऐसा। तो उसी तरह से ब्लैक स्क्रीन किया, बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ऐसे चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस तरह से हम दूसरे चैनल में नहीं कर पाते, इतना बड़ा फैसला नहीं कर पाते, सवाल ही नहीं उठता उस तरह से। नहीं, एक तो बहुत सारी चीजें, उस शो के कॉन्सेप्ट को समझने की सलाहियत ही नहीं है, मतलब बाकी लोगों में, मतलब बाकी चैनल खड़े हो जाने से थोड़ी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, इन सब चीजों को समझने वाले उधर ही प्रोडक्शन के लोग हैं, उधर ही एडिटर के लोग हैं कि कुछ क्रिएटिव डिमांड कर रहा है तो हाँ क्रिएटिव कर दे रहे हैं। बाकी सब तो वो फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें एंकर आता है भर के चला। उसमें दूसरा पहलू भी, एक क्रिएटिव पहलू जो आप जिक्र कर रहे हो, लेकिन दूसरी उस आजादी का भी कि क्या इस तरह से किसी को करने कोई संस्थान या संस्थान का सेठ जो आपने जिक्र किया, ये करने देगा? नहीं करने देगा। और मुझे उसके बाद भी किसी ने नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, कोई पूछने भी नहीं आया। सब आगे बोले यार बड़ा शानदार है, ये तो बहुत अच्छा है, इसको रिपीट करना चाहिए। तो उसके लिए वो स्लॉट ढूंढने लगे कि कौन सा स्लॉट होना चाहिए जिसमें ये रिपीट किया जा सकता है। तो शायद दोपहर में रिपीट होता हाँ, दोपहर में एक तो फिक्स टाइम होता था, तो उन्हें लगा कि कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाए, क्योंकि प्राइम टाइम को रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो डेटेड चीजें भी होती नहीं, क्योंकि उसका एड ब्रेक का दूसरा सिस्टम है, क्योंकि वो एक साथ 40 मिनट, हाँ 40 मिनट 35 मिनट होता था, बाकी फॉर्मेट वैसे नहीं। मैं भी बड़ा उसका दर्शक रहा हूँ। हाँ, तो थैंक यू। तो इसलिए उसको हर स्लॉट में रिपीट करना एक मुश्किल काम होता था। तो उसमें, और डेफिनेटली मैं किसी से भी कहता था तो कोई मना करने नहीं आता था। सबको लगता था कि ये कुछ अलग सोचा है, तो पहले इसमें घुस के देखते हैं क्या है, पहले इसको डुएबल बनाते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सब कोई जुट जाता था, जितने भी हम लोग एनडीटीवी इंडिया के लोग थे। तो कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। ये आम वाला शो है, या माइम, एक वो अक्षय कुमार का इंटरव्यू वाला बोलते मुझे याद आ गया। हाँ, वो आम चूस, वो माइम वाला, तो माइम शब्द ही मुझे जबान पे नहीं आया। मैं गया किसी से पूछने की
यार एक चार्ली चैपलिन का एक ऐड आता था, चार्ली चैपलिन का नहीं, वो शू पॉलिश, ये इसका अरे बहुत चर्चित शू पॉलिश था, चेरी ब्लॉसम। हाँ, चेरी ब्लॉसम का ऐड आता था। तो मैंने कहा उसमें एक आर्टिस्ट होता था, ऐसे करता था। तो किसी ने कहा हाँ जी उसको माइम बोलते हैं, हम अपने कॉलेज में किया करते थे, दोस्त को जानते थे। तो मैंने कहा जरा पूछो यार वो ये माइम आर्टिस्ट क्या होते हैं। तो फिर मैं गूगल में उसी ने सर्च करके बताया कि इसको माइम आर्ट बोलते हैं। तो फिर उनको ढूंढा, फिर कलकत्ता में माइम फेस्टिवल होता है, ये मुझे नहीं पता था उस वक्त, शायद उसके आसपास किसी बड़े आर्टिस्ट से उन्होंने मना कर दिया या मेरी बात समझी नहीं, क्योंकि वो सब 4 दिन की बात करते हैं। तो मुझे तो नैनीताल छुट्टी लेके नैनीताल जाएंगे, फिर किताब लिखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। मुझे तो अभी करना है, अभी आया। तो वो रोहतक से किसी 2 लोगों को बुलाया, वो मान गए। तो उससे आपने पहले डिस्कस किया कि तुम जो डिस्कस किया वो उल्टा, उसमें उनको बोलना नहीं था मगर वो बोल गए। हाँ, कुछ बोल रहे थे। उनको बोलना नहीं था, उनको चेहरे से एक्टिंग करनी थी, पर वो बोल गए। तो जो लैंग्वेज बोल रहे थे वो लैंग्वेज तो पता नहीं हाँ, वो जिब्रिश लैंग्वेज था उनका, पर उनको बोलना नहीं था, पर उन्होंने अपना, क्योंकि वो कलाकार लोग थे तो उन्होंने अपना किया। अब शो लाइव चल रहा है, उसका कोई सेकंड टेक तो हो नहीं सकता है। हाँ, ये मैंने अभी देखा है दोबारा, उस समय भी देखा था। अभी मैंने इस बातचीत की जब तैयारी की कि रवीश से बात करनी है, तो वो वीडियो मैंने दोबारा। ये आप आजादी कह सकते हैं एनडीटीवी का, कि आप उस शो के भीतर कुछ भी कर सकते हैं। एक ही चीज कहा जाता था कि लीगल चीजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस देश में उसका खर्चा इतना ज्यादा है कि फैसला आता नहीं है और आप बर्बाद हो जाते हैं। 10 साल तक आप वही झेलते रहिए। और लीगल तो ऐसा है कि एक खबर पर कोई 1000 करोड़ का मानहानि कुछ भी कर सकता है उसमें। तो रवीश, बाकी और कुछ सवाल हैं, लेकिन हर आदमी के बनने में कुछ लोगों की भूमिका होती है, शिक्षक की भी, संस्थान में किसी इंडिविजुअल की और संस्थान की। रवीश कुमार बनने में 5, 7, 8 लोगों की भूमिका अगर देखते हैं, वो कुछ नाम ले सकते हैं? हजारों लोगों की है, हजारों लोग। तो 10 नाम आप? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुश्किल है। हाँ, 5 नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि हजारों लोगों की भूमिका है। चलिए छोड़ते हैं उसको। वो हजारों लोगों के साथ लाखों दर्शकों की भी भूमिका है, बहुत, जिन्होंने चाहा। मेरे लिए मैं कह देता था कि मुझे ये वीडियो चाहिए, तो वो गाड़ी से जाके वीडियो बना के लाकर दे देते थे मुझे। सही बात है। तो अब रवीश, मैं आपकी उस किताब पे आता हूँ जो रवीश कुमार बोलना ही है, और इस किताब को आप पढ़िएगा, रवीश के भाषण और अलग अलग जगह जो लिखा है उसका। जैसे इस किताब में मैं देख रहा था, तो देखा एक जो बात आपने लिखी है, जो आज जो जहां आप हैं वहां पर ये बात लागू